गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल, ये मान के कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट ही करते हैं टर्म जो कि ऑर्गेनिक है ना। तो ये टर्म आया कहां से? ऑर्गेनिक टर्म जो डिराइव हुआ, ये डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ। क्यों ऑर्गेनिज्म से ये डिराइव हुआ? एक स्टार्टिंग में एक थियरी थी जिसे हम बोलते थे वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी, ये वाइटल फोर्स थियरी में था क्या बेटा? वाइटल फोर्स थियरी बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने दिया और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ फोर्स के एब्सेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड आप डिराइव नहीं कर सकते हो। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही बनेंगे। ये वाइटल फोर्स थियरी बर्जीलियस के द्वारा जो दी गई थी उसमें ये बोला गया। ठीक, काफी दिनों तक इसे माना गया, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट थे होलर्स। होलर्स ने लैब में यूरिया बनाया, लैब में यूरिया का प्रिपरेशन किया। ठीक है, और किससे किया? बिना किसी ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। राइट, तो होलर्स ने क्या किया? होलर्स ने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट, ठीक है बेटे, और इसको उन्होंने हीट किया और इसको हीट करने पर यूरिया मिला। इसको हम यूरिया बोलते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, आप सारे लोग जानते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टार्टिंग में जो बोला गया कि वाइटल फोर्स थियरी में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के एब्सेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे आके ब्रेक हो गया और इस सिंथेसिस को होलर्स सिंथेसिस नाम दिया गया। ठीक है, होलर्स सिंथेसिस। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, यूरिया के बारे में अगर बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared in lab, prepared in lab। ठीक है बेटा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया वो क्या है? यूरिया है, जिसे होलर सिंथेसिस बोला गया। ठीक है, अच्छा, यहीं से फिर ये वाइटल फोर्स थियरी क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक, अब वाइटल फोर्स थियरी की बात नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, या अगर हमसे अगर बात की जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो आप क्वेश्चन भी साथ में देखते चलो। अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड
prepared in lab, prepared in lab from its element, अंतर देखिएगा, from its element, ठीक है बेटे। अब आप देखो यहां क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, सिर्फ इतना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इट्स यूरिया, होलर सिंथेसिस, राइट। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ये आए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तब हम यूरिया नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यूरिया तो अमोनियम साइनेट को हीट करके बनाया गया था। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, अमोनियम साइनेट। ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे, अमोनियम साइनेट, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होगा इट्स एसिटिक एसिड। और इस सिंथेसिस को कोल्बेज सिंथेसिस बोला जाता है, कोल्बेज सिंथेसिस, ठीक। तो ये दो टर्म आप याद रखेंगे, एक होलर सिंथेसिस, it is the first organic compound prepared in lab, and first organic compound prepared in the lab from its element, it's Kolbeg synthesis, and that compound is acetic acid। चलो ये तो कुछ बातें हो गई कुछ हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें आज के टर्म में डिफाइन करना हो कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो डेफिनेशन को बहुत पेचीदा न बनाते हुए एक सिंपल वे में हम बोलेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which we study about carbon and its compound, ठीक है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड व्हाटएवर सभी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो उसे एक पर्टिकुलर एरिया में बांधना नहीं है, डेफिनेशन क्लियर है। कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर बेटा थोड़ा सा जो है कुछ जगह पे कंट्रोवर्सी होती है, तो उस चीज को मैं जैसे आपको बता दूं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, या कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन तो है तो कार्बन का ही आयन, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, लेकिन उसको ऑर्गेनिक में कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, इनऑर्गेनिक में। तो खैर उन चीजों पर हम बहुत अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी बात सीधी सी आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। अब यहां एक जो क्वेश्चन आता है कि आखिर कार्बन और उसके कंपाउंड, भाई पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो सारे एलिमेंट्स के लिए जो है एक अलग अलग ब्रांच क्यों नहीं बनाई गई, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के लिए ही एक अलग अलग ब्रांच क्यों दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। इसका रीजन है बेटा कि कार्बन फॉर्म
very large number of compound, very large number of compounds. अब बात आती है कि भाई क्यों कार्बन वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है? तो इसका जवाब हम देंगे बेटा कि कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आंसर हमारा क्या है? ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट। अब फिर क्वेश्चन आता है कि भाई ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? तो हम बोलेंगे कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? its property of atoms of an element to combined with each other and form chain। ठीक है, मीन्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ? चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी, कि उस एलिमेंट्स के एटम जो हैं आपस में कंबाइंड होके एक चेन बनाए, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा? सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने क्या बोला? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन आया कि क्यों कार्बन के लिए ही सारी चीजें जो है ली गई? तो हम बोलेंगे कि बिकॉज कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। फिर तीसरा क्वेश्चन आया, व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? देन व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। फिर बात आती है व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी? तो हमारा जवाब क्या है? इट्स द चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? ठीक, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा कार्बन shows catenation property ड्यू टू, पहला पॉइंट स्मॉल साइज, अपने स्मॉल साइज के कारण, और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या? हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटे, बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी के कारण। क्लियर? अब इसके बाद हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। कार्बन बेटा एक नॉन मेटल है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 6 कार्बन 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। अब ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है
2s, हम आउटर मोस्ट वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने दिखा दिया, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, 1 एंड 2। ठीक है बेटे, ये ग्राउंड स्टेट की बात हुई। अच्छा, कार्बन के आउटर मोस्ट में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो आप, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। बात आती है कि कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग क्यों करता है, बॉन्ड क्यों बनाता है, किसी के साथ रिएक्ट क्यों करता है। तो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, या इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप जो यहाँ पर 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसे हमें ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो कार्बन 4 माइनस बनाएगा, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो कार्बन 4 प्लस बनाएगा। और इस दोनों के केस में इसकी जो वैलेंसी होगी, ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट इसने लॉस किया या गेन किया, तो उस केस में इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, लेकिन कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती है। क्लियर? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि C4 माइनस और C4 प्लस का जो फॉर्मेशन है, मतलब कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ये नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल, नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, सीधी सी चीज है, एक चीज तो कंफर्म हुई कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं है। फिर वो क्या है? कार्बन की वैलेंसी बेटा होती है कोवैलेंसी, इट इज कोवैलेंसी। मतलब क्या है? इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, it complete its octet by sharing of electron, by sharing of electron, not by complete loss or gain। क्लियर? क्योंकि लॉस और गेन में आयंस बनेंगे और वहां पर जो आयनिक कंपाउंड बनेगा और उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे, उसे हम कोवैलेंसी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो अब ये बात आ गई कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है? कोवैलेंसी है। मतलब कार्बन जो है अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो बेटे, ग्राउंड स्टेट में यहाँ तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सिर्फ 2 दिख रहे हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि कार्बन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में, कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट में 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में, और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं।
2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। राइट बेटा, ये कब की कंडीशन है? ये ग्राउंड स्टेट की बात की जा रही है, ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट की बात करें, जब ये रिएक्शन करता है तो उस पर्टिकुलर में क्या होता है कि 2s से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं 2s में, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके 2p में चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला गया। ठीक, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग करके जो है अपने आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट कर लेगा ये। तो बॉन्ड जो बन रहा है वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है। दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कोवैलेंसी। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कोवैलेंसी है। अब एक चीज तो यहां पर दिमाग में आपको ध्यान रखना है कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा। तो बेटे कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड जो बनाएगा वो कितना बनाएगा? 4 बॉन्ड। राइट, कार्बन के मैक्सिमम जो बॉन्ड बनने हैं वो कितने बनने हैं? 4 से ज्यादा कार्बन का बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। क्लियर? ये चीज ये दिमाग में आपको हमेशा जो कार्बन के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपको ये चीज देखना होगा कि कहीं पर भी अगर कार्बन का बॉन्ड 4 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट बात हम जो करते हैं कि कार्बन, सपोज करो हाइड्रोजन के साथ इसने 4 बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो हमने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखा दिया। राइट, 4 बॉन्ड इसने बनाया, हमने उसे इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। ठीक है बेटे, अब आप देखो इस तरह का स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया, ये सारी चीजें हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, यहां पर जो कार्बन के 4 बॉन्ड बने, ये सभी बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक, ध्यान देना, अभी मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो इसलिए बताने जा रहा हूं कि उसका अभी यूज आना है। क्लियर? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड बने हैं सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। और जब कंपाउंड में सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन हाइड्रोकार्बन है या कोई कार्बन का दूसरा कंपाउंड है, उसमें अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बेटा हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड। राइट, अब अगर वहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में CH4 को, इसे हम CH4 लिखते हैं और इसका कॉमन नेम क्या होता है? सभी लोग जानते हो, मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, जैसे सपोज करो हम ले लेते हैं C2H4, ठीक, इसे इथीन बोलते हैं। नाम आगे हम देखेंगे कैसे लिखते हैं इनका। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब यहां पर बेटे देखो, जो ऊपर का हमारा ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड सिंगल थे, लेकिन यहां देखो कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड तो सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, लेकिन ये क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक, तो जब भी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए
तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है? यहां पर एक अलग टर्म मैं यूज करना चाहूंगा जो आप लर्न करेंगे अभी, बाद में मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा कि वैसे क्यों होता है और क्या होता है। अगर बॉन्ड सिंगल है तो आप ध्यान रखोगे वो बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको? सिग्मा बॉन्ड। जैसे यहां अगर हमसे कोई पूछे कि मीथेन में टोटल कितने बॉन्ड हैं, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे बेटा? मीथेन में 4 बॉन्ड हैं। और कौन से बॉन्ड हैं? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, राइट? क्योंकि सभी बॉन्ड क्या है? सिंगल, और सिंगल बॉन्ड क्या? सिग्मा। लेकिन अगर सपोज करो कि कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाए, तो आप ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। अब ये सिग्मा क्या है, पाई क्या है, कैसे बनता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल आइडेंटिफिकेशन, कुछ चीजें तो शुरू में आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, बाद में उसका कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। तो यहां सिंपल चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, और मल्टीपल बॉन्ड है तो वो क्या है? उसमें एक सिग्मा और एक पाई है डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए ये जो हमारा कंपाउंड है इथीन, इस इथीन में कितने सिग्मा और कितने पाई, तो हम बोलेंगे भाई ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। और जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक क्या है? पाई। तो पाई बॉन्ड तो केवल एक ही आ रहा है, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है वो कितना है? एक ही है। लेकिन इस कंपाउंड में अगर हमसे पूछा जाए कि मल्टीपल जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड यहाँ टोटल कितने हैं? 5। कार्बन हाइड्रोजन के बीच के सारे बॉन्ड क्या है? सिग्मा, तो 4 तो वो हो गए, और कार्बन कार्बन का एक सिग्मा है और एक पाई, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 4। ये 1 2 3 4, और एक यहाँ का कितना? 5। और यहाँ जो एक डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई, तो पाई बॉन्ड कितना है? 1। ऐसे ही सपोज करो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम कहेंगे कि वहां एक सिग्मा बॉन्ड होगा और जो 2 बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। ठीक, तो सिंपल सा, जैसे हम अगर इथाइलिन ले लें, इथाइलिन एक एग्जांपल ले लेते हैं। इथाइलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख देते हैं C2H2। ठीक है, ये इथाइलिन हो गया। अब आपको क्या करना है? आपसे अगर ये पूछा गया तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यहाँ पे सर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछा जाए। सबसे पहले तो अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड के बारे में आपको बताना होगा, तो आप क्या बताओगे? इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, अब इसके बाद अगर और कुछ बताना हो तो क्या बताओगे? यहाँ आप बताओगे कि टोटल जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो कितने हैं? 1 2, और यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई, तो सिग्मा तो एक ही है, तो 1 2 एंड 3, सिग्मा बॉन्ड 3। और पाई बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई है, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए, राइट? तो कोई भी कंपाउंड दिया हो उसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बड़े इजीली आप काउंट कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड सिग्मा ले लेना है, और डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई, तो बहुत आसानी से इस चीज को आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर? अब जैसे इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास अगर एक कोई कंपाउंड दे दे इस तरीके का, जैसे एक बेंजीन कंपाउंड होता है, सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा, बेंजीन C6H6। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इस तरीके से बनाएंगे। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां पर भी आपको ये सीखना है कि ये लाइन वाला स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कैसे बनाते हैं, तो उसको अभी मैं आपको समझाता हूं। ये हो गया, और ये जितने क्रॉस वाले पॉइंट्स हैं ना, इन सभी जगह पे कार्बन प्रेजेंट है, राइट? तो 6 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गए, C6H6। कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा? बेंजीन।
ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अगर हमसे पूछता है कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, तो यहाँ पे जरा देखो सभी सिंगल हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो हम कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के 6 सिग्मा बॉन्ड, तो ये बाहर बाहर हो गए, और ये सिंगल है तो ये भी सिग्मा होगा 7, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा एक ही है, तो यहाँ 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटे 12, क्योंकि जहां सिंगल है डबल है सभी जगह सिग्मा है, तो 6 सिग्मा तो यहां हो गया और 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन की ये हो गए, ठीक। टोटल सिग्मा कितने हो गए 12, और पाई बॉन्ड की बात करें तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा और एक पाई है, तो पाई बॉन्ड ये आपको दिख रहे हैं कितने हो गए 3 हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कोई कंपाउंड दिया हो तो इजीली हम उसको काउंट कर सकते हैं। कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करेंगे ये चीज हम आगे देखेंगे, अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको कैसे काउंट करना है। जैसे सपोज करो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हमसे कोई पूछे कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जरा बता दो तो कितने हैं, तो हम कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, क्योंकि जहां भी मल्टीपल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा तो है ही, तो एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ, तो सिग्मा बॉन्ड 2 और पाई बॉन्ड कितने, इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे सपोज करो कि अगर हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए HC डबल बॉन्ड OH, इसको बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाम बता दें आपको, नाम ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। तो फॉर्मल्डिहाइड में अगर हमसे पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो हम कहेंगे 1 2 एंड 3, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो एक सिग्मा यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, और पाई बॉन्ड पूछा जाएगा तो हम कितने बताएंगे, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड 1। तो कोई भी कंपाउंड हो उसमें सिग्मा और पाई बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन की जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे अच्छे से समझने के लिए और कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें चीजें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, प्लस कार्बन का कंपाउंड किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो एक पर्टिकुलर शेप में क्यों आता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा और कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करेंगे।